हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था साउंड वेव में वेव्स के बारे में। वेव्स दो टाइप्स की होती हैं, पहला लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स जो वेव जो होता है वो किस में पाया जाएगा? लिक्विड और सॉलिड्स में पाया जाएगा। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल है वो तीनों में ही पाया जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, जो वेव्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती है। तो जो साउंड वेव है ना, तो मोस्टली किस में ट्रैवल करता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में। इट मीन्स ये जिस डायरेक्शन में हम बात कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में साउंड आगे की तरफ ट्रैवल करता है। इसको कहते हैं जिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिधर हमारा जो वेव है वो मूव कर रहा है, साउंड वेव है ना, उसी डायरेक्शन में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर प्रोपगेशन ऑफ, है ना, यहाँ पे मोशन ना कह के हम क्या करते हैं, टेक्निकल टर्म यूज करते हैं प्रोपगेशन, मोशन भी यूज कर सकते हैं, है ना। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो इस तरह का जो वेव मोशन होगा वो क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, एयर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलरली, है ना, तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। तो ट्रांसवर्स वेव, है ना, ये किसमें पॉसिबल है कि जो हमारा साउंड वेव है वो आगे की ओर ट्रैवल करे और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, है ना। तो इसके लिए केवल दो ही मीडियम है, कौन से? सॉलिड और लिक्विड। लेकिन, है ना, इसमें 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है। कितने डायमेंशन की? 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है। एक इसको लेंथ मान लें, इसको हाइट मान लें। ठीक है, तो इसमें 2 डायमेंशन चाहिए। तो 2 डायमेंशन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्या होगा? स्टेट है, सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि हमारा जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। इट मीन्स क्या होता है कि इसमें हमें 1 डायमेंशन की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकता है। ठीक है, साउंड वेव हम क्या कहते हैं? जनरली ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में ही ट्रैवल करते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, और आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, है ना। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखने जा रहे हैं, है ना। तो इसके पहले हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होने चाहिए, है ना। वो स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं तो बात करने से क्या होता है कि जब भी हम बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारे गले के पास वोकल कॉर्ड होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, कोई भी साउंड अगर प्रोड्यूस होता है तो वाइब्रेशन के कारण ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वाइब्रेशन यानी कि कंपन। ठीक है, अगर आप बैंड वाले को देखते होंगे बैंड बजाते हुए, तो उसको क्या करता है? स्टिक से लेके उसके बैंड के ऊपर, बैंड के सरफेस पे एक बार बीट करता है तो वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वहीं आप गिटार प्ले करने वाले को देखेंगे कि वो स्ट्रिंग को क्या करता है? स्ट्रिंग के ऊपर अपने नेल से या फिर जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे क्या करते हैं? वो प्ले करते हैं जब गिटार को, तो क्या होता है? वो भी वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। तो इसी तरह के जितने भी हमारे पास साउंड के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वाइब्रेशन से ही क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम बात करें तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है? एयर मीडियम है। तो एयर मीडियम यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करें, है ना, तो और साउंड वेव क्या हो? इस डायरेक्शन में ट्रैवल करे, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं ये वाला इसको
टकराएगा, इससे टकराएगा, ये वाला इससे टकराएगा, ये वाला इससे टकराएगा। तो इस तरह से है ना वाइब्रेशंस आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, वाइब्रेशंस आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं, है ना। तो इस फिनोमिना में होता क्या है कि जो एयर पार्टिकल्स हैं जब पहली बार टकराएगा, ये इससे टकराएगा, तो इस टाइम में एयर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो एयर पार्टिकल है वो इसके पास आ चुका है और यहाँ पे गैपिंग हो चुकी है। फिर अब इससे टकराने के बाद इसको क्या करेगा, ये वाला साउंड वेव टकराने के बाद इसको किसके पास भेजेगा, ये मूव करते हुए इसके पास जाएगा। फिर जब इससे टकराएगा तो ये मूव करते हुए यहाँ जाएगा, है ना। इट मीन्स अपनी पोजीशन ये चेंज करते रहेंगे, तो एक पीरियोडिक क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, है ना। वो कंस्ट्रक्शन कैसा होगा अब देखते हैं ध्यान से कि सपोज दैट हमारे पास क्या है, ये एक रीजन मान लेते हैं कि ये फिक्स रीजन है एयर का, है ना। तो इसमें जब वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो उस टाइम पे क्या होंगे, एयर जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल पास पास होंगे, है ना। ये कब का टाइम है, ये वाइब्रेशन का टाइम है ना। इस टाइम पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है ना। इसके जस्ट पहले वाले पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट वाले को वाइब्रेशन प्रोड्यूस करा रहे हैं। है ना। और जस्ट उसके बाद वाला क्या होगा, गैप रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये जब वाइब्रेट करके यहाँ जाएगा, है ना, तो ये वाली स्पेस क्या हो गई, खाली होगी। ये जब मूव करके यहाँ जाएगा तो अब इसके बीच का डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, है ना। डेंसिटी कम होना के मतलब क्या है कि पर यूनिट जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। दोनों का एरिया समान दिख रहा है, इसमें एयर पार्टिकल्स आप लोग देख लीजिए और इसमें एयर पार्टिकल्स देख लीजिए, है ना। किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि इतने एरिया में ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और उतने ही एरिया में क्या है, कम पार्टिकल्स हैं, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी मतलब किसके पार्टिकल्स पास पास हैं, है ना। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे फिक्स एरिया में उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है। तो ये वाली डेंसिटी, ये वाला रीजन जो दिखाई दे रहा है, इसकी डेंसिटी क्या है, अधिक है। इसको लिखेंगे हाई डेंसिटी, और इसको क्या लिखेंगे, लो डेंसिटी। अब इसको जस्ट क्या होगा, ये पार्टिकल्स इसको वाइब्रेशन देंगे, अब इसके पास क्या होगा, अब इसके जस्ट बाद वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और इनके बीच में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या होगा, एक हाई डेंसिटी रीजन प्रोड्यूस हो जाएगा वाइब्रेशन के कारण, ठीक है। तो फिर से क्या हो गया, हाई डेंसिटी। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी, है ना। ये कैसे हो रहा है कि जैसे हम यहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से हम साउंड प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ का जो साउंड है वो अपने आसपास के एयर पार्टिकल्स को क्या करेगा, वाइब्रेशन देगा, कंपन देगा, है ना। तो ये मूव करके कंपन के कारण वाइब्रेट करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे, है ना। और इसके पास के रीजन को क्या करेंगे, वाइब्रेशन देंगे, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेंगे। फिर क्या होगा, ये मूव करते हुए आगे चला जाएगा ये रीजन, है ना। ऐसे ऐसे करके ये रीजन आगे बढ़ता रहेगा, है ना। जैसे ये यहाँ से मूव करके यहाँ गया, यहाँ की डेंसिटी खाली हो गई, यहाँ के मॉलिक्यूल्स कम हो गए। तो जहाँ पे कम होते हैं मॉलिक्यूल्स उसको कहते हैं लो डेंसिटी, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, है ना, पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पे कहेंगे हाई डेंसिटी, ठीक है। तो जहाँ पे हाई डेंसिटी है उसको क्या कहेंगे, कंप्रेशन, वहाँ पे टकरा रहे हैं, है ना। तो ये इसको कंप्रेस करा, ये इसको कंप्रेस करा, तो जब डेंसिटी हाई होगा तो वहाँ पे कहेंगे कंप्रेशन। और जहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स कम होंगे तो उसको कहेंगे दूर दूर हैं, तो दूर दूर के लिए क्या कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि जो बीच की दूरी है वो क्या है, अधिक है, ठीक। तो इसको कहते हैं कंप्रेशन, इसको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर ये हाई डेंसिटी है, ये लो डेंसिटी है, तो मीडियम डेंसिटी क्या रही होगी,
इस तरह का एक पैटर्न बनेगा, है ना, जो क्या बताएगा, इससे इसके कंपैरिजन में डेंसिटी क्या है इसकी, कम है। ठीक है, क्या है, इसकी डेंसिटी कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी क्या है, हाई है, इसकी डेंसिटी हाई है। ठीक है, इट इज़ ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ रेयर फ्रैक्शन। आई बस समझ में। तो इस तरह की डेंसिटी को क्या कहेंगे, नॉर्मल डेंसिटी। नॉर्मल डेंसिटी, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है ना। अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तो ये समझने के लिए था, है ना, कि हाई डेंसिटी लो डेंसिटी क्या होता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन क्या होता है ना, और नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है, वाइब्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट हमारा क्या है, ये एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है ना। मान लेते हैं ये किसका एक्सिस है, साउंड का है, साउंड का एक्सिस है। साउंड का एक्सिस, और ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, कितना दूर तक ये वाइब्रेट करते हुए जाएगा, या फिर वाइब्रेशन का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो अब हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस पैटर्न में आपको दिखाई दे रहा है ना, कि ये एक रीजन है ना, और इस रीजन के ऊपर का जो रीजन है वो पॉजिटिव कहलाता है, नीचे वाला नेगेटिव, यानी कि ऊपर वाला क्या है, हाई वैल्यू वाला है, नीचे वाला लो वैल्यू का है। ठीक है ना। तो इस ग्राफ में इस लाइन को हम मान लेते हैं, इस एक्सिस को मानते हैं नॉर्मल डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी मानते हैं, है ना। नॉर्मल डेंसिटी हुआ, है ना, तो ये ऊपर का जो रीजन है ये क्या कहलाएगा, है ना, और जो नीचे का रीजन है वो क्या कहलाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल से जब डेंसिटी ज़्यादा होगा, नॉर्मल लाइन से जब डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये क्या कहलाएगा, रेयर फ्रैक्शन या फिर कंप्रेशन, ये कहलाएगा कंप्रेशन, है ना। कंप्रेशन में डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, यहाँ पे लिखेंगे हाई डेंसिटी। ठीक ना। अब इस रीजन को हम क्या लिखेंगे, इस रीजन को हम लोग लिखेंगे कि ये नॉर्मल से क्या है, कम है, क्योंकि ये इसके नीचे अगर हम जाते हैं, एक्स एक्सिस के नीचे जाते हैं तो वो नेगेटिव होता है, इस एक्सिस के ऊपर जाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है ना। तो ये जो एक्सिस है नीचे वाला वो कहलाएगा रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, है ना। और इसी में डेंसिटी इसकी क्या है, इसको कहेंगे लेस डेंसिटी। ठीक है ना, इसकी डेंसिटी क्या है, कम है ना। तो ये रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो नॉर्मल साउंड हो गया ये, है ना, जिसको कहते हैं क्या है, नॉर्मल डेंसिटी है। तो इसके अधिक डेंसिटी को क्या कहेंगे, कंप्रेशन, इससे कम डेंसिटी को कहेंगे कि रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है ना, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, है ना, जो साउंड को इफेक्ट करते हैं, या फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, चेक करने के लिए क्या क्या हमें जानना होता है साउंड को समझने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स समझना पड़ेगा, स्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, है ना, जानने के लिए तो हमें 5 क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है। वो 5 क्वांटिटी कौन कौन से हैं? पहला होता है जिसको कहते हैं वेवलेंथ, एक एक करके मैं इसको डिफाइन करूँगा। फिर दूसरा क्या होता है? वेवलेंथ के बाद होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये टर्म्स आप याद करते चलें, है ना। अगर नहीं याद हो रहा है तो डेफिनेशन जब बताएंगे अभी, है ना, तो तुरंत याद हो जाएगा। एम्पलीट्यूड के बाद क्या होता है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। उसके बाद से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो नाम सबने सुना होगा। फिर इसके बाद से आता है वेलोसिटी, या फिर हम इसको कहते हैं स्पीड, ठीक है। तो ये क्वांटिटी समझने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया इसका ओरिजिन पॉइंट ओ। अब यहाँ से हम साउंड वेव स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए, यहाँ से इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं बी, इस पॉइंट का नाम सी, इसका नाम डी, ये ई, फिर से एफ, ठीक है। तो ये जो हमारा साउंड वेव है ना, तो इसमें हमने क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि साउंड वेव है ये पॉजिटिव वाला क्या है, इस लाइन के ऊपर वाला क्या कहलाता है? कंप्रेशन। इसके नीचे वाला क्या कहलाता है? रेयर फ्रैक्शन, है ना। लेकिन अब हम लोग यह जानने वाले हैं ये 5 क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है ना। तो ये क्या है? इट इज़ द वेव ऑफ साउंड, इट इज़ द वेव ऑफ, इसमें लिखेंगे इट इज़ द वेव ऑफ साउंड विच रिपीट्स इटसेल्फ, है ना, बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या करता है? जो साउंड वेव है ये एक ऐसा वेव है जो क्या करता है? अपने ही पाथ को क्या करता है? एक थोड़े देर बाद क्या करता है? रिपीट करता है, या थोड़ी दूर चलने के बाद क्या करता है? अपने ही पाथ को रिपीट करता है, ठीक है। इट इज़ द साउंड वेव विच रिपीट्स itself वेव। ये अपने वेव का क्या करता है? खुद ही रिपीट करता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो मीटर होता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब बात आती है ना, कि वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा, कहाँ से पाथ रिपीट हो रहा है। अगर ए से चलें तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से फिर से कहाँ गए? डी तक, डी से फिर से ई तक गए। अब ई से हम कहाँ जा रहे हैं? एफ जा रहे हैं। तो ई तक आने के बाद देखें ज़रा, एक साइकिल या एक चक्कर पूरा हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से और नीचे जा रहे हैं, नीचे से फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसके जैसा तो पैटर्न नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद अब ऊपर जब बढ़ेंगे तो बिल्कुल इसी के जैसा पाथ रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। पाथ कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ? ई से, ठीक है। तो एक वेव जो है इसको क्या कहते हैं? वन वेव, ठीक है। जहाँ से पाथ रिपीट होना स्टार्ट करता है वो क्या कहलाएगा? वन वेव कहलाएगा। तो इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ वन वेव, ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ वेव भी कहलाता है वेव लेंथ। लेंथ ऑफ वेव भी कहलाता है वेव लेंथ। इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आया। अब इसके बाद से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये पाथ को क्या करेगा? रिपीट करेगा, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, और है ना। तो ये मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2, ये 3, ये 0.4 और ये 0.5 और ये 6। इसमें एक वेव कहाँ कंप्लीट हो रहा है ना। तो एक वेव कंप्लीट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर से हम लोग कहाँ आ रहे हैं? नीचे जा रहे हैं, जीरो रीजन तक। फिर इससे नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़े, फिर नेगेटिव डायरेक्शन से कम होते होते यहाँ तक आया,
फिर इसके बाद से हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ तक, फिर इसके बाद से कम होना स्टार्ट हुआ। कहाँ से? ऊपर से कम होना स्टार्ट हुआ। ये कहाँ था? ऊपर से ही कम हो रहा था। इट मीन्स अगर ऐसा पैटर्न जहाँ भी मिलेगा उसके जस्ट पहले वाला पॉइंट क्या होगा? एक वेव पूरा करा देगा, यानी कि ये वाला। जैसे जैसे हम यहाँ पे ये बढ़ेंगे, है ना, जैसे जैसे हम यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, है ना, एक वेव क्या हो गया? पूरा हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा, है ना, पाथ क्या हो रहा है? रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा? ये भी चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन इसके बाद पाथ रिपीट हो रहा है। तो वन वेव कहाँ से कहाँ तक हुआ? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको कहते हैं वेवलेंथ, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है ना, आप लोग बताएंगे कि एक वेव कहाँ पूरा हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है 1 2 3, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं 3 4 5 6 7, है ना। एक वेव कहाँ पे पूरा हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, और वहाँ पे लिख दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये वेवलेंथ है, लैम्डा से आप लोग डिनोट कर दीजिएगा। यहाँ से आगे बढ़िएगा, जहाँ तक जाएगी वैल्यू वहाँ तक आगे बढ़ाएंगे और लिख देंगे कि ये लैम्डा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, चलिए वेवलेंथ की बात हो गई कि वेवलेंथ क्या है? लेंथ ऑफ वन वेव, लेंथ ऑफ वन वेव, है ना। वन वेव कैसे पता करेंगे? व्हेन इट रिपीट्स, व्हेन द वेव रिपीट्स इट्स पाथ। ठीक है, रिपीट्स इट्स पाथ बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है। अब बात आती है एम्पलीट्यूड की, है ना। तो जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन है वही कहलाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना वाइब्रेट कर रहा है? नीचे से लेके यहाँ तक, तो इसको कहेंगे कि ये क्या है? पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है। ये हमारा वैल्यू जो आया वो किसका आया? एम्पलीट्यूड का आया। इसको ए से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? ये एम्पलीट्यूड है, ये, है ना। अब इधर बढ़ेंगे तो ये क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। तो ये क्या है? माइनस ए है, इसको कहते हैं माइनस ए। ये भी क्या है? एम्पलीट्यूड है। कितना? लेकिन माइनस ए है। ये भी एम्पलीट्यूड है, लेकिन कैसा है? ये नेगेटिव में है। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन ये क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड की बात हो गई। मैक्सिमम डिस्टर्बेंस या फिर वाइब्रेशन, है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो इसका भी यूनिट क्या होगा? इसका भी एसआई यूनिट मीटर ही होगा। एसआई यूनिट मीटर होगा। ठीक है ना। अब बात आती है टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या होता है ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, है ना, या फिर वन रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं इसको, है ना। ये क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव या फिर वन रिवोल्यूशन या फिर वन साइकिल कहते हैं इसको। ठीक है, टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? एसआई यूनिट सेकेंड होता है। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से, टाइम पीरियड को, हाँ। इसके बाद बात आती है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि
1 सेकेंड में, है ना, जितने वेव्स कंप्लीट करेगा, है ना, कोई पार्टिकल हो या फिर साउंड वेव हो, है ना, तो उसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, तो 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगा, है ना, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या कहलाएंगे, फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है ना, पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगा या फिर 1 सेकेंड में जितनी चक्कर ये पूरी करेगा उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और साउंड की जो वेव होती है वो बहुत ही तेज़ चलती है ना, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, 1 सेकेंड में ये कितना ट्रैवल कर सकता है, 200-300 वेव्स कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, यानी कि 200-300 ना, सामने ऐसे पार्टिकल्स रखे रहे हैं, एयर पार्टिकल्स, तो 200-300 है ना, 400 तक क्या करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्या कर रहा हूँ, 400 तक पार्टिकल्स ऐसे सामने रखे हों, यहाँ पे हम बोल रहे हैं या फिर वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं ना, तो 1 सेकेंड में कितने पार्टिकल्स वाइब्रेट कर जाएंगे, 400, 500, बहुत सारे, है ना, जिसको कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, है ना, और इसका जो यूनिट हो जाएगा होता है टाइम इनवर्स या फिर हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, या फिर इसको हम कहते हैं सेकेंड इनवर्स, अब लास्ट जो है वो है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है ना, किसी भी साउंड का अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो सेम काम भी हम यहाँ पे करेंगे, है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है ना, रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, लैम्डा टी, है ना, फ्रीक्वेंसी एफ, है ना, और वेलोसिटी, इनमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी या फिर स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस होता है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा वो हम लिख लेंगे। तो इसको हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, लैम्डा लिखेंगे, यही है लेंथ ऑफ वेव। ठीक है, इस डायरेक्शन का, अपॉन क्या है, टाइम टेकन, यानी कि टी मतलब टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास एक फार्मूला मिल गया, है ना। और यहाँ पे देखो टाइम पीरियड कह रहा है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, और कह रहा है दूसरे में, है ना, कि 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगा ले उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट मीन्स, है ना, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाया, है ना, या एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक रिलेशन मिल जाता है टी और एफ में 1/f का। ठीक है, तो यहाँ से टी के जगह पे 1/f रखने पर क्या मिलेगा हमें, लैम्डा इंटू एफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ अ साउंड वेव इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बात हो गई किसकी डेफिनेशन की, वेलोसिटी की। ठीक है ना, अब इसके बाद से हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, 1, 2 और 3 फार्मूले हैं, इनका यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम थोड़ा हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।